नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। देश के कई संगठन रासायनिक आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर रहे हैं। जनजाति वर्गीकरण कार्य की वजह से विमुक्त जनजातियों की आर्थिक सशक्तिकरण योजना में देरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की सराहना की। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए राज्यों के साथ बैठक करने के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय की मांग की है। और नासा ने रॉकेट इंजन में गड़बड़ी के कारण आर्टेमिस 1 चंद्र मिशन का प्रक्षेपण स्थगित किया। क्लाउड वार। मध्य पूर्व के देशों के बीच वर्षा को लेकर प्रतिद्वंदिता का नया क्षेत्र उभरा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है। देश के कई संगठन रासायनिक आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय सहित कई एजेंसियां रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक तंत्र का प्रारूप तैयार कर रही हैं। भारत में 3000 से अधिक खतरनाक रसायनों का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2005 में IHR को अपनाया था। ये देशों के लिए संभावित लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक बनाता है। और इन्हीं कारणों से रासायनिक आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है। रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योगों का तेजी से विकास तथा विशेष रूप से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में संयंत्रों के आकार में वृद्धि और भंडारण एवं रसायन ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही। आपको बता दें कि रासायनिक आपदाओं से निपटने से जुड़ी चिंताएं और कमियां भी हैं, जैसे कि समन्वय और संचार की कमी। इसमें कई एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसके अलावा सूचना की अनुपलब्धता, जिसकी वजह से भारत में औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले सभी रसायनों की सही सूची की कमी है। साथ ही असंगठित क्षेत्र में भी खतरनाक सामग्री का उपयोग करने वाले कारखाने मौजूद हैं। इसके अलावा अवसंरचना और सहायता की कमी है। हाल ही में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड और डेटा शीट पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रसायनों पर आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है और इसीलिए रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस रिसाव मामले 1986 में पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के तहत खतरनाक गतिविधियों में लगी कंपनियां मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगी। साथ ही पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए पर्यावरण राहत कोष स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत केंद्र सरकार ने खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे कि खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार पारगमन नियम 2008। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रासायनिक आपदाओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। जनजाति वर्गीकरण कार्य की वजह से विमुक्त जनजातियों की आर्थिक सशक्तिकरण योजना में देरी हो रही है। सीड यानी कि विमुक्त जनजातियों की आर्थिक सशक्तिकरण योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के बीच क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक आवेदक को एक विशेष पहचान पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि लगभग 1265 विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय को SC, ST और OBC के अंतर्गत वर्गीकृत करने की कवायद में देरी सीड के कार्यान्वयन को रोक रही है। सीड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है। इसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स को औपनिवेशिक युग के क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद CTA 1871 को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को विमुक्त घोषित कर दिया गया। एंटीज और SNTs सामाजिक समूह हैं। ये अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर मौसम के मुताबिक खानाबदोश रूप से जीवन यापन करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। इस योजना के घटकों की बात करें तो इसमें शैक्षिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। इसके तहत इन समुदायों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBA आदि जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। आय सृजन में सहायता के लिए आजीविका उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। DNTs, NTs और SNTs के लिए और भी कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि DNTs यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की नानाजी देशमुख योजना। इसके अलावा DNTs के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र यानी UNO वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। UNGA संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शामिल किए गए मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक मंच है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसमें उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष है। भारत औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के घोषणा पत्र का सह प्रायोजक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में रंगभेद का मुद्दा उठाने वाले प्रथम देशों में शामिल था। उसने रंगभेद के खिलाफ एक उपसमिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय के शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। इसके अलावा भारत की भूमिका शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ वर्षों में 49 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात 10 लाख से अधिक सैनिकों में भारत ने 1/4 से ज्यादा सैनिकों का योगदान दिया है। हाल ही में भारत ने दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों के लिए कोविड-19 टीके उपलब्ध कराए हैं। भारत पहला देश है जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिलाओं वाला सैन्य दस्ता तैनात किया था। विकास और आर्थिक मुद्दे। वर्ष 1964 में अंकटाड की स्थापना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत ने विकासशील देशों के लिए आधिकारिक विकास सहायता के प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अलावा अन्य उठाए गए मुद्दे हैं विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यापार की अधिक न्यायसंगत शर्तें और औद्योगिकरण में तेजी लाना। इसके अलावा आतंकवाद या मानवाधिकार की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय का प्रारूप तैयार करने की पहल की है। भारत ने मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और पुनर्गठन की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए जिन समूहों के साथ सहयोग कर रहा है उनमें शामिल है G4 यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान तथा L69 यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के समान विचारधारा वाले देशों का समूह। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि सहित संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों के लिए चुना गया है। अगली खबर अल्पसंख्यकों से संबंधित है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए राज्यों के साथ बैठक करने के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्य स्तर पर हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर केंद्र द्वारा अलग अलग रुख अपनाने पर नाराजगी प्रकट कर चुका है। इस मुद्दे पर अलग अलग अदालतों ने केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श करने का निर्देश भी दिया था। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को लेना है। बाद में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। भारत में अल्पसंख्यकों के दर्जे की बात करें तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें केवल अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है और ये मेंशन किया गया है अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 में। साथ ही अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का उपबंध किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बनाया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने के लिए
एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने इस मांग को केरल शिक्षा विधेयक 1958 और TMA पाई 2002 मामलों के निर्णयों के खिलाफ बताया। इन मामलों में न्यायालय ने अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर करने का निर्देश दिया था। नासा ने रॉकेट इंजन में गड़बड़ी के कारण आर्टेमिस चंद्र मिशन का प्रक्षेपण स्थगित किया। नासा के आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा का अन्वेषण करना है। इस अन्वेषण का विशेष उद्देश्य मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारने के साथ साथ संभवतः उससे परे मंगल और अन्य ग्रहों पर उतारने की संभावनाएं भी तलाशना है। आर्टेमिस 1 मिशन एक मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। आर्टेमिस 2 में एक चालक दल होगा। केवल आर्टेमिस 3 मिशन में चंद्रमा पर मानव को उतारने की संभावना है। आर्टेमिस 1 नए स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की पहली उड़ान होने जा रहा था। SLS सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से एक है। इसे ओरायन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। ओरायन को गहन अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। हाल के वर्षों में चंद्रमा पर देशों की रुचि बढ़ी है और इसलिए कई देशों ने आने वाले वर्षों में चंद्र मिशन की योजना बनाई है। इनमें से कुछ मिशन हैं चंद्रयान 3 जो कि भारत के अंतर्गत बनाया गया, पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर दक्षिण कोरिया ने बनाया। इसके अलावा रूस का लूना 25 और जापान का स्लिम। चंद्रमा के लिए हाल ही में कई देशों में जो रुझान या रुचि बढ़ी है उसमें सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। आपको बता दें कि हीलियम-3 हीलियम तत्व का एक समस्थानिक है और ये चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर दुर्लभ है और ये नाभिकीय संलयन के लिए एक संभावित ईंधन है, इसलिए कई देशों की इसमें रुचि है। साथ ही भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए ये एक बेस के रूप में कार्य करेगा। चंद्रमा पर परीक्षण करने से ये जानने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा पृथ्वी का अध्ययन करना, ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का साझा अतीत है, इसलिए पृथ्वी के अध्ययन के लिए भी चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूरी है और यही कारण है कि चंद्रमा पर कई देश अपने मिशन भेज रहे हैं। और अगला टॉपिक है क्लाउड वार। मध्य पूर्व के देशों के बीच वर्षा को लेकर प्रतिद्वंदिता का नया क्षेत्र उभरा है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के देशों ने रसायन और तकनीक विकसित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। उन्हें उम्मीद है कि इनके सहारे वे बादलों से बारिश की बूंदों को भूमि पर लाने में सक्षम होंगे। अलग अलग पदार्थों या रसायनों को बादलों में जानबूझकर प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश करने के बाद वे संघनन अणु की भूमिका निभाकर वर्षा कराने में सहायता करते हैं। ये प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। क्लाउड सीडिंग सामग्रियों में लवण के कण यानी सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन आदि शामिल हैं। ये घटक बादलों का निर्माण करने वाले जल वाष्प कणों से बंध जाते हैं। संयुक्त कण यानी सीडिंग सामग्री और जल वाष्प थोड़े बड़े होते हैं और बदले में अधिक जल वाष्प कणों को आकर्षित करते हैं जब तक कि वे बूंदें नहीं बन जाते हैं और अंत में वे भारी होकर वर्षा की बूंदों के रूप में भूमि पर गिरते हैं। क्लाउड सीडिंग के लाभ ये हैं कि इससे सर्दियों में हिमपात कराया जा सकता है, प्राकृतिक जल आपूर्ति के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता में सुधार करता है, लेकिन इससे जुड़ी चिंताएं और चुनौतियां भी हैं। दरअसल सिल्वर आयोडाइड जिससे कि कृत्रिम वर्षा की जाती है, ये जल में रहने वाले जीवों के लिए विषैला होता है। इसके अलावा इससे बने सभी बादलों में वर्षा कराने की क्षमता नहीं होती है। साथ ही एक चिंता ये भी है कि बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है या हिमपात हो सकता है और बादल अन्य क्षेत्रों की ओर भी जा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग कैसे काम करता है, आइए पहले इस प्रक्रिया को समझते हैं। दरअसल सिल्वर आयोडाइड एक हवाई जहाज या जमीन पर स्थित जनरेटर द्वारा छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद सिल्वर आयोडाइड के कण लक्षित बादल तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायता करता है और बर्फ के क्रिस्टल इतने बड़े हो जाते हैं कि वे बर्फ बन जाते हैं और बूंद के रूप में गिरते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पूर्ण न्यायालय बैठक। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने कार्यभार संभालने के कुछ ही समय बाद पूर्ण न्यायालय की एक बैठक बुलाई है। पूर्ण न्यायालय की बैठक से मतलब है ऐसी बैठक से जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं। हालांकि इसके आयोजन को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है। न्यायालयी परंपरा के अनुसार न्यायपालिका के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्ण न्यायालय की बैठकें बुलाई जाती हैं। इस तरह की बैठकों का उपयोग देश की कानूनी व्यवस्था के समक्ष विद्यमान समस्याओं से निपटने और न्यायालय के प्रशासनिक व्यवहार में कोई भी संशोधन करने के लिए एक साझा समाधान पर पहुंचने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात पर अभिसमय यानी जिनेवा कन्वेंशन 1949।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस अभिसमय के अनुपालन में देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने के लिए प्रक्रिया के मानकीकरण पर अधिसूचना जारी की है। यह अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह अनुबंधित पक्षों के बीच कुछ समान नियम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षर करता है, इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसके उपबंधों को स्वीकार करने के लिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार IDP जारी करना जरूरी है। फ्रॉड रजिस्ट्री। RBI ग्राहक सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने के तहत एक फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करने पर विचार कर रहा है। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी के अपराधियों को ब्लैकलिस्ट करने में मदद करेगी, साथ ही डिजिटल रूप से धोखाधड़ी की गई राशि को छिपाने के लिए बैंकिंग प्रणाली के उपयोग को रोकेगी। फ्रॉड रजिस्ट्री तंत्र में नियमित रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले IP एड्रेस, ईमेल ID और मोबाइल नंबर्स की पहचान की जाएगी और उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को भी रियल टाइम में धोखाधड़ी की निगरानी के लिए इस रजिस्ट्री तक पहुंच प्रदान की जाएगी। फ्रॉड रजिस्ट्री ये सुनिश्चित करेगी कि कोई अपराधी धोखाधड़ी के माध्यम से कमाए गए धन को जमा करने के लिए किसी बैंक में खाता न खोल पाए। उद्यम और सेवा हब यानी देश का विकास विधेयक 2022 का प्रारूप। देश विधेयक का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून में संशोधन करना है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि सेज योजना सहित भारत की निर्यात संबंधी योजनाएं WTO के नियमों से असंगत हैं, क्योंकि ये कर लाभ को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात से जोड़ती हैं। देश कानून का उद्देश्य विकास केंद्रों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। सेज के तहत एक इकाई को 5 वर्षों की अवधि के अंतर्गत आयात से अधिक निर्यात करना होता है। देश के तहत इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है और इस तरह ये हब्स विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप होंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह का आयोजन संपन्न हुआ है। NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का संबद्ध कार्यालय है। NPPA का गठन वर्ष 1997 में किया गया था। ये दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कार्य करता है। इसके कई प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करना, दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना, उनकी कमी की पहचान करना और उपचारात्मक कदम उठाना। इसके अलावा बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन के लिए उत्पाद निर्यात एवं आयात से जुड़े डेटा का रखरखाव करना। इस अवसर पर कई पहलों का भी शुभारंभ किया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को लॉन्च किया गया है। ये प्रणाली DPCO 2013 के तहत अधिदेशित विभिन्न प्रपत्रों को जमा करने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा अपडेटेड फीचर्स के साथ फार्मा सही दाम 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया है। ये ऐप उपभोक्ता शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ स्पीच रिकॉग्निशन की सुविधा से युक्त है। UGC ई समाधान पोर्टल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शीघ्र ही UGC ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। ये पोर्टल वर्तमान में मौजूद अलग अलग पोर्टलों और हेल्पलाइनों का विलय करके शिकायत दर्ज करने के लिए एकल माध्यम के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, साथ ही उन संस्थानों की निगरानी भी करना है जो कि शिकायतों पर धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं। ये पोर्टल 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समय सीमा भी निर्धारित की गई है। भारत में सर्पदंश। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जहरीले सांपों के कारण होने वाले सभी वैश्विक मौतों में से लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। सर्पदंश यानी सांप द्वारा काटना, ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में आता है। विकासशील और उष्णकटिबंधीय देशों में दुनिया के कुल सर्पदंश के लगभग 95% मामले सामने आते हैं। भारत में सांपों की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 60 प्रजातियां विषैली या हल्की विषैली होती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत में सर्पदंश पर अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। ज़ोंबी आइज।
हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलने वाली ज़ोंबी बर्फ की चादर अंततः वैश्विक समुद्र स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी। ज़ोंबी या मृत बर्फ ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियरों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल ग्लेशियरों में ही अब बर्फ के पुनर्निर्माण में कमी आती जा रही है और इसी वजह से पुनर्पूर्ति के अभाव में और जलवायु में परिवर्तन के कारण पिघल रही ज़ोंबी बर्फ अनिवार्य रूप से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करेगी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। 180 वर्ष की देरी के बाद जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक शहर घोषित कर दिया गया है। स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि के तहत जिब्राल्टर को ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। जिब्राल्टर स्पेन के दक्षिण में आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य पर एक रणनीतिक स्थान है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये उत्तर में स्पेन के साथ भूमि सीमा और दक्षिण में मोरक्को के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। जिब्राल्टर के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का उच्चतम बिंदु है रॉक ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ कोई प्रमुख नदी या जल स्रोत नहीं है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय हल्की सर्दियाँ और गर्म ग्रीष्मकाल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।